यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, यहाँ पे हम अगर देखें कंपनीज एक्ट जो है, पहले कंपनीज एक्ट था इंडियन कंपनीज एक्ट था पहले 1956। ठीक है, अब 1956 के अकॉर्डिंग टू ये जो कंपनीज थी वो कितने तरह की थी? दो तरह की। एक तो पब्लिक कंपनी थी, अब इसमें मॉडिफिकेशन हो गया है। अब जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, ठीक है, उसमें ये 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज़ हैं जिसमें फर्स्ट प्राइवेट, नेक्स्ट पब्लिक और नेक्स्ट 1 पर्सन कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आई है। ठीक है, अब देखो हम इसे 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि कंपनी के मेन 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, पर कोई भी प्राइवेट कंपनी तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, तो उसके लिए तो ये 2 ही क्या है मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें यही लिखा है अ प्राइवेट कंपनी मीन्स कंपनी बाय विच इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा जाएगा। फर्स्ट क्या लिखा जाएगा? रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है, कोई भी कंपनी का मेंबर अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, जैसे कि आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था, कोई भी पार्टनर छोड़ के नहीं जा सकता, कंसल्ट करना ज़रूरी है अदर मेंबर से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, इसके मेंबर्स भी रिस्ट्रिक्टेड हैं, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए? 200। ठीक है, द फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड अमंग द मेंबर्स में क्या चीज़ें काउंट, कौन से पर्सन काउंट नहीं होते? फर्स्ट हु आर प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ मेंबर की बात नहीं हो रही, एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो द मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो एम्प्लॉय भी हैं और मेंबर भी हैं पर हम उन्हें काउंट नहीं करते। ठीक है, 200 में। नेक्स्ट है दोज पीपल हु आर प्रीवियसली द एम्प्लॉयज़, पहले तो वो एम्प्लॉयज़ थे कंपनी के, एज वेल एज इट्स मेंबर भी थे। ठीक है, बट नाउ नो लॉन्गर इट्स एम्प्लॉय बट कॉन्टिन्यू टू बी अ मेंबर। ठीक है, एम्प्लॉय तो नहीं है पर कॉन्टिन्यू टू अ मेंबर बन चुके हैं। मेंबर का मतलब उन्होंने कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं। ठीक है, तो ये दोनों पर्सनस हम इस 2 और 200 में काउंट नहीं करेंगे, ये याद रखना है आपने हमेशा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन भी दे रखी है, इट रेफर्स टू द कंपनी हुज शेयर कैन नॉट बी सोल्ड टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, हम आम लोगों को उसके शेयर इशू नहीं करते, सिर्फ किसको करते हैं? जो उसके प्रिस्क्राइब्ड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वही उसके शेयर खरीद लेते हैं, आम लोगों को इशू नहीं किए जाते। ठीक है, जिन्होंने कंपनी खोली होती है सिर्फ वही उसके मेंबर बनते हैं, वही उसके शेयर जो हैं वो खरीद लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद थर्ड है पुट अ बैन ऑन इन्वाइटिंग द पब्लिक, ये पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, कौन खरीदते हैं? सिर्फ जो मालिक हैं जिन्होंने कंपनी लगानी है। नेक्स्ट है पुट अ बैन ऑन इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, कंपनी अपने आम लोग अपने पब्लिक डिपॉजिट्स पे यहाँ पे जमा नहीं करवा सकते। ठीक है, मस्ट हैव, ये ज़रूरी बात है, मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज़। ठीक है, इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 1 लाख रुपए होनी ही होनी चाहिए। दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, टाइम टू टाइम का मतलब जो भी आपका रजिस्ट्रार कहता है उसके अकॉर्डिंग टू ये चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे पर एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013 जो हमने सेक्शन पढ़ा है 2 सबसेक्शन 68, उसके अकॉर्डिंग टू ये कितनी है? अब के अकॉर्डिंग टू हमने कितनी बतानी है? 1 लाख। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंपनी टू ऑब्जर्व ऑल द 5 अबव मेंशन कंडीशंस। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिमेन अ प्राइवेट कंपनी, अगर आप प्राइवेट कंपनी रहना चाहते हो तो आपको ये पाँचों की पाँचों शर्तें माननी पड़ेंगी। इफ़ एट एनी टाइम एनी ऑफ दिस कंडीशन इज़ वायलेटेड, अगर आप इनमें से कोई भी जो कंडीशन है वो वायलेट करते हो एनी टाइम, ठीक है, द कंपनी शैल बी कंसिडर्ड अ पब्लिक कंपनी, कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक बन जाएगी विद इमीडिएट इफेक्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपनी टू ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। ठीक है, कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने नाम के पीछे हमेशा प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखे। ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है उसके नाम के पीछे लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो इंजॉय करती है, उसे कुछ प्रिविलेजेस और कुछ कंसेशन मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये देखो इन्होंने लिस्ट दी है सम प्राइवेट कंपनीज़ की इंडिया में जो हैं। ये देखो सबसे पहले तो आप देखोगे सभी के पीछे प्राइवेट
लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसी तरह से ये कुछ नाम दिए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की तरफ से आपको ऐसे दे रखा है, इन्होंने बता रखा है। नेक्स्ट इज़ पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी जो है मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट, ठीक है। कहने का मतलब जो हमने ऊपर पढ़े थे 5 कंडीशंस, ठीक है। अगर ये 5 कंडीशंस कोई कंपनी ओबे नहीं कर रही, ठीक है, तो ये वो कौन सी कंपनी हो जाएगी, वो हो जाएगी पब्लिक कंपनी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कहते हैं द पब्लिक कंपनी इज़ वन विच हैज़ नो रिस्ट्रिक्शंस इन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हैज़ नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, में कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है ना। और हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक, ठीक है। पब्लिक को इनवाइट किया जाता है, सब्सक्राइब करो हमारे शेयर्स डिबेंचर्स। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल, ये मस्ट है। हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो कितनी होनी चाहिए, 5 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। दिस अमाउंट जो है इस कैपिटल सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। पर ये नहीं है कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू रजिस्टर इतने पैसे होने चाहिए, ठीक है। ये कंपल्शन है। कहते फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक कंपनी देयर शुड बी ए मिनिमम नंबर ऑफ 7 मेंबर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, पर मिनिमम कितने होने चाहिए, 7 मेंबर्स होने चाहिए। इट हैज़ टू ऐड द वर्ड लिमिटेड, यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ लिमिटेड वर्ड हो। लिमिटेड से एक बार जो आपकी पब्लिक है उसको अंदाज़ा हो जाए कि ये लिमिटेड है कंपनी। लिमिटेड का मतलब जो मेंबर्स हैं ना उनके शेयर्स जो हैं बस वहीं तक लिमिटेड हैं जहाँ तक उन्होंने पैसे दिए हैं, ठीक है। तो कहते हैं आफ्टर इट्स नेम और नॉट द प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है। द नेम और सब नेम पब्लिक कंपनी के ये आपको सामने दिए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, कैनरा बैंक्स, ठीक है। ये सारे ही ये कौन से है, लिस्ट ऑफ सम पब्लिक कंपनीज़ हैं इन द प्राइवेट सेक्टर में हैं, ये याद रखना है, ठीक है। ये प्राइवेट सेक्टर ही है। प्राइवेट का मतलब आम लोगों के द्वारा ही इसे खोला जाता है, ठीक है। पर है ये पब्लिक कंपनी है। रजिस्टर कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है 1 पर्सन कंपनी। कहते देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ 1 पर्सन कंपनी ओपीसी इन द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं थी, ठीक है, कि आपकी 1 पर्सन कंपनी थी। बट बिकॉज ऑफ सेवरल रीज़न कंपनीज जो बिल है 2012 में पास किया गया, वॉज पास्ड इन लोकसभा फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। और फिर क्या बनने शुरू हो गई, 1 पर्सन कंपनी बनने शुरू हो गया, ठीक है। ये भी कैसे होती है, जैसे हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी ना, वैसे ही ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। पर सोल प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन नहीं थी, इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है। और आपको सोल प्रोप्राइटरशिप को आपने एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर प्रोवाइड कर दिया है। सिर्फ यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटर वो अनऑर्गेनाइज्ड था, ये ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। इट रेफर्स टू कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर एंड विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डिनरी कंपनी, ठीक है। ये एक आम कंपनी की तरह काम करती है जैसे दूसरी कंपनीज काम कर रही हैं, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दे रखी है ऑफ कंपनीज बिल 2009। 1 पर्सन कंपनी रेफर टू कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, सिर्फ एक ही पर्सन होता है इसका मेंबर, ठीक है। अब देखो कॉजेज़ ऑफ फॉर्मेशन क्यों बनाई गई, क्यों ज़रूरत पड़ गई हमें इसे बनाने की, ठीक है। फर्स्ट है मेकिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। हमें जो हमारा सोल प्रोप्राइटर था वो अनऑर्गेनाइज्ड था, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन तो थी नहीं, जिसके कारण लोग उस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। पर अब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर बन गया है। सोल जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस एज इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड पीपल डोंट ट्रस्ट इट मच, ठीक है। लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। और दे हेजिटेट वाइल गिविंग इट लोन, ना तो लोन देना चाहते थे, क्यों, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो थी नहीं, कोई सिक्योरिटी तो थी नहीं। नेक्स्ट है गुड्स ऑन क्रेडिट, ना कोई उधार देना चाहता था। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओबीसी सोल ट्रेडर्स हैव गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मूव फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू एंटर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है।
अब यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। अगर आप अकेले बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, किसी को अपने साथ नहीं मिलाना चाहते, तो आप क्या करो, सिर्फ एक 1 पर्सन कंपनी खोल लो, ठीक है। और 1 पर्सन कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी आपने रजिस्टर करवा लेनी है और आपको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। नाउ अ सोल ट्रेड कैन फॉर्म कंपनी विदाउट गेटिंग अदर पीपल टू ज्वाइन हिम, ठीक है ना, बिना किसी अदर के वो ज्वाइन कर सकता है। दिस विल हेल्प हिम टू हैव द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर के सारे बेनिफिट वो क्या कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। जैसे कोई रिस्ट्रिक्शंस जो थी, ठीक है ना, वो सारी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ यहाँ पे जो पार्टनर, वो जो सोल प्रोप्राइटर थी, उसकी लिमिटेड लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी, जिसके कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन्स। कुछ लोग क्या करते थे, रॉन्ग मीन्स यूज़ करते थे जब उन्होंने प्राइवेट कंपनी ओपन करनी होती थी। जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पर्सन्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, 2, ठीक है। तो एक तो वो खुद होते थे जिन्होंने भी कंपनी लगानी है, दूसरा वो कोई ऐसा पर्सन जो है वो लगा देते थे शुरू कि तुम ऐसे करो, मेरे से मिनिमम जो शेयर हैं, ठीक है ना, कम से कम जिसकी ज़रूरत है, ठीक है, पार्टनरशिप के लिए बस उतने ले लो, ठीक है, मिनिमम मेंबर बन जाओ मिनिमम शेयर्स का, क्योंकि मैं अकेला जो है वो कंपनी शुरू नहीं कर सकता, ठीक है, और मुझे ज़रूरी है कि मैंने ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करना है, ठीक है। तो वो कोई ना कोई मीन्स गलत यूज़ करके उस पार्टनर को अपने साथ, उस मेंबर को अपने साथ ले आते थे, ठीक है। पर यहाँ पे ये सारा कुछ क्या है, ख़त्म हो गया जब से 1 पर्सन कंपनी आई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एज इट ऑलरेडी क्लियर दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट 2 पर्सन्स आर मस्ट, ठीक है, 2 लोगों की ज़रूरत होती है। नए इफ़ अ सिंगल पर्सन वांट टू फॉर्म अ कंपनी ही डज दिस बट ही गिव सम अदर पर्सन, ठीक है, वो कर तो सकता है अगर प्राइवेट कंपनी सिंगल पर्सन ने शुरू करनी है, ठीक है, पर उसे एक और पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कम से कम 2 लोग होने चाहिए थे। एंड कॉन्टिन्यूस टू पोजेस द रिमेनिंग शेयर्स, ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यू से पोजेस करता था, ठीक है ना, कि रिमेनिंग शेयर्स लेने के लिए कि मिनिमम तुम इतने शेयर्स ले लो प्लीज़, बाकी सारे मैं ले लूँगा, ठीक है। इन दिस वे द प्राइवेट कंपनी गेट फॉर्म्ड विद द कमिंग ऑफ 2 मेंबर्स टुगेदर, ठीक है। इसी तरह से वो फॉर्म करता था कोई भी प्राइवेट कंपनी को, ठीक है। जैसे ही 2 हो जाते थे वो प्राइवेट कंपनी खोल लेते थे। हियर इट सीम्स दैट इफ द कंपनी वाज बीइंग रन बाय 2 पर्सन्स वेयर देयर इज ओनली 1 पर्सन, ठीक है, हु इज़ द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है, जबकि उसमें रियल ओनर जो था वो तो एक ही हुआ करता था, ठीक है, दूसरा तो जस्ट उसने क्या किया है, उसे पार्टनर बनाने के लिए रिमेनिंग शेयर दिए हुए हैं कि बस भाई तुम जितना चाहते हो 10 शेयर 12 शेयर 100 शेयर ले लो, बाकी मैं खुद खरीद लूँगा, ठीक है, बस तुम एक तरह से मेरा छोटा पार्टनर बन जाओ, ठीक है। पर रियल ओनर एक ही हुआ करता था, सारा बिजनेस एक ही देखा करता था। टू चेक दिस रॉन्ग प्रैक्टिस OPC वॉज फॉर्म, ठीक है ना। तो इन सभी रॉन्ग प्रैक्टिस ना हो, रॉन्ग मीन्स लोग ना यूज़ करें, ठीक है, OPC फॉर्म हो गई। नाउ टू फॉर्म अ कंपनी देयर इज़ नो नीड टू जॉइन हैंड्स विद अनदर पर्सन, ठीक है। कोई भी अगर खोलना चाहता है तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है ना, कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती कि दूसरे पर्सन को हम ज़बरदस्ती लेके आएँ अपने बिजनेस में, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सन ही अपना बिजनेस अच्छे से कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है फीचर्स ऑफ OPC के क्या फीचर है। फर्स्ट है ओनली 1 पर्सन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ OPC ओनली 1 पर्सन इज़ नीडेड, एनी 1 पर्सन अलोन कैन गेट OPC रजिस्टर्ड, ठीक है ना, कोई भी कर सकता है। एंड स्टार्ट द बिजनेस अंडर हीज कंट्रोल, अपने ही कंट्रोल के अंडर सारा बिजनेस चला सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटस इक्वल टू प्राइवेट कंपनी, सारे उसको जितने भी प्रिविलेजेस मिलेंगे, जितनी भी उसको वो कंपनी को, इसमें जितने भी जो भी आपकी प्राइवेट कंपनी है उसको कंसेशन मिलेंगे, प्रिविलेजेस मिलेंगे, वो सारे अकॉर्डिंग टू जो भी प्राइवेट कंपनी को थे सेम वैसे ही मिलेंगे। द स्टेटस ऑफ OPC इज़ इक्वल टू प्राइवेट कंपनी, इट इम्प्लाइज दैट OPC हैज़ गॉट ऑल द एक्सेप्शंस एंड प्रिविलेजेस लाइक दोज ऑफ प्राइवेट कंपनी। जैसे प्राइवेट कंपनी को सारी एक्सेप्शंस प्रिविलेजेस मिलेंगे वैसे ही इससे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट क्लाउज है, ठीक है, आपकी कंपनी 1 पर्सन कंपनी का, ठीक है। कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी, जब भी आपने 1 पर्सन कंपनी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स में ये मेन डॉक्यूमेंट लगाया जाता है जिसमें नॉमिनी का नाम लिखा जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, पर्पस क्या है कि आपकी जो कंपनी है उसकी कॉन्टीन्यूटी बनी रहे, क्योंकि 1 पर्सन अगर उसकी डेथ हो जाएगी कंपनी बंद हो जाएगी,
होगी, ठीक है ना, उसके शेयर्स कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी इट्स ओनली मेंबर जो है हैज़ टू नॉमिनेट सम अदर पर्सन, ठीक है। जो ओनली मेंबर है, जो हमारा एक मेंबर है, वो कैसे नॉमिनेट करेगा, किसी अदर पर्सन को, ठीक है। द पर्पस ऑफ नॉमिनेटिंग अ पर्सन इज टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपनी इन केस ऑफ डेथ, इनेबिलिटी। विद द डेथ और इनेबिलिटी ऑफ द मेन मेंबर ऑफ ओपीसी द नॉमिनेटेड पर्सन बिकम द मेन मेंबर, ठीक है। तो वो हट जाएगा, उसकी जगह वही नॉमिनी पर्सन आ जाएगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ओपीसी रिटन कंसेंट ऑफ नॉमिनी पर्सन हैज़ टू बी सबमिटेड टू रजिस्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। जब भी हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 1% कंपनी सबमिट करती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट करती है, और साथ में एक रिटन कंसेंट अदर डॉक्यूमेंट, एक और डॉक्यूमेंट होता है अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी का, ठीक है, जिसमें वो अपना रिटन कंसेंट लिख के देता है जो रजिस्ट्रार को, ठीक है। नेक्स्ट है जॉइंट होल्डर, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ओपीसी में सिर्फ 1 पर्सन हो, ठीक है। अगर 2 पर्सन हैं, जैसे कि 2 भाई हैं, ठीक है, 2 भाई मिलके भी 1% कंपनी कर सकते हैं, पर वो जॉइंट होल्डर होंगे, दोनों ही इकट्ठे ऑनर। मतलब अगर 50,000 रुपया कमाना है, ठीक है, तो 50,000 दोनों को इकट्ठा मिलेगा, वो जैसे मर्जी बांटे। यहाँ पे लिखा है इन एन ओपीसी ओनली 1 पर्सन इज़ द ऑनर, सिर्फ एक ही पर्सन होगा जो मालिक होगा ऑफ ऑल द शेयर ऑफ द कंपनी। बट इफ़ 2 पर्सन विश टू बिकम द जॉइंट होल्डर, ठीक है, अगर 2 पर्सन जैसे कि हस्बैंड वाइफ दोनों हो सकते हैं, ठीक है, पर वो जॉइंट होल्डर होंगे ऑफ ऑल द शेयर ऑफ द कंपनी, इट कैन बी डन इन सच अ सिचुएशन जॉइंट होल्डर शैल बी रजिस्टर्ड एज 1 मेंबर, ठीक है। पर वो दोनों ही जॉइंट होल्डर्स जो हैं वो रजिस्टर कैसे होंगे, 1 मेंबर के साथ, कि उनका शेयर 1 ही काउंट किया जाएगा, ठीक है, को इकट्ठा ही काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी, जो सबसे बेस्ट फीचर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इन ओपीसी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी इज़ लिमिटेड है, ठीक है। इन केस ऑफ लॉस द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज़ लिमिटेड टू द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द कंपनी, ठीक है। जो पैसे उन्होंने कैपिटल के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जितने शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं, सिर्फ वहाँ तक की ही लाइबिलिटी होगी, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने शेयर 500 रुपये के खरीदे हैं, ठीक है, और कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ है, कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई, ठीक है, तो आपके सिर्फ 500 रुपये ही डूबेंगे, आपसे 501 रुपया भी नहीं मंगवाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है स्पेशल वर्ड विद द नेम। जब भी अपनी कंपनी का नाम रखा जाता है 1%, पीछे OPC वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना ज़रूरी है, यहाँ पे OPC वर्ड लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नंबर है नेक्स्ट है नंबर नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स। अब जो ओपीसी है, ठीक है, उसमें क्योंकि 1 पर्सन ही है, मेंबर ही 1 है, तो डायरेक्टर भी 1 ही हो सकता है, ठीक है। पर अगर उसको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, उसका बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है, तो उस केस में वो 1 से ज़्यादा पर्सन भी अपॉइंट कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर, ठीक है, बट नॉट मोर देन 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते वो, ठीक है। इन एन ओपीसी जनरली द नंबर ऑफ़ डायरेक्टर इज़ ओनली 1, जनरली तो 1 ही होता है, क्योंकि मेंबर ही 1 है, एक ही पर्सन है, ठीक है, उसने पैसा लगाया हुआ है, वही डायरेक्ट करता है। द मेन मेंबर जो है ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो एज अ डायरेक्टर, बट इफ़ नीड सो द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कैन अप टू 15, ठीक है। अगर ज़्यादा फैला हुआ है बिजनेस, ठीक है, आप अब देखो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से अब आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जब आ गए हो, ठीक है, तो आप बड़ा बिजनेस करोगे, और जब आप कोई बड़ा बिजनेस करोगे, कोई अच्छी कंपनी लगाओगे, ठीक है ना, तो आपको हो सकता है कि डायरेक्शन ज़्यादा, जैसे कि आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करना शुरू कर दिया हो, ठीक है, तो आपको डायरेक्टर वहाँ पे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, पर 15 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। फॉर द ओपीसी इट इज़ ऑब्लिगेटेड टू कॉल द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है, ये ज़रूरी है मीटिंग करनी, ठीक है, ओपीसी के लिए, कि ओपीसी की ऑब्लिगेटरी है, ये इसकी जिम्मेवारी है कि इसने ये ज़रूरी करनी है कॉल मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स की ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है, जो साल में 2 बार होगी। द गैप पीरियड बिटवीन 2 मीटिंग्स कैन नॉट बी लेस दैन 90 डेज, ठीक है, 90 दिन से कम नहीं होना चाहिए। इन केस देयर इज़ ओनली 1 डायरेक्टर इन ओपीसी देयर इज़ नो नीड टू कॉलिंग द मीटिंग, ठीक है, एक पर्सन क्या करेगा, वो तो खुद ही डिसीजन लेगा सारे ही, ठीक है। नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ओपीसी इज़ एग्जम्प्टेड है, एनुअल जनरल मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है, शेयर होल्डर्स आते हैं, ठीक है, और शेयर होल्डर्स तो यहाँ पे एक ही पर्सन है, एक ही मेंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ओपीसी इज़ एग्जम्प्टेड
डिपार्टेड फ्रॉम कॉलिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, हाउएवर इट इज़ ऑब्लिगेटरी दैट द ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास्ड इन AGM शुड बी रिकॉर्डेड इन मिनट्स बुक। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, जो भी मतलब डिसीजंस लिए जाएंगे वो बताया जाएगा किसमें, मिनट बुक में। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द मेंबर, जो भी एक मेंबर है उसके सिग्नेचर होंगे उस मिनट बुक पे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कॉन्टीन्यूटी। OPC है ऐसा परपेचुअल सक्सेशन, इसका भी है जैसे अदर का है। इन केस ऑफ डेथ और इनेबिलिटी ऑफ मेन मेंबर, नो कहते हैं द नॉमिनी जो है, नेक्स्ट जो नॉमिनेटेड पर्सन, जो नॉमिनी हमने बनाया हुआ है, बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो वो उसकी जगह आ जाएगा। दिस प्रोसेस जो है गोज ऑन कॉन्टिन्यूइंग। ठीक है, तो इसका जो है वो कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट उसके बाद है सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, जो कंपनी है उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013। ठीक है, तो आपने कंपनी जो है वो लगानी है, उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो जैसे ही उसकी रजिस्ट्रेशन हुई वो क्या बन गई, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गई है तो उसके पास सारे राइट्स आ गए हैं, जैसे कि एक आम मेंबर के पास राइट होते हैं। द एंटिटी ऑफ OPC इज सेपरेट फ्रॉम इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर से अलग है। द कंपनी कैन हैव एसेट्स इन इट्स ओन नेम, अपने नाम से खरीद सकती है। कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है। इन के कहते इट कैन ना फाइल, ठीक है, फाइल अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट फाइल सूट कर सकती है, कोई उसके अगेंस्ट भी फाइल सूट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या थे फीचर्स, जिसमें ये सारे फीचर्स होते हैं वो क्या होती है, OPC कंपनी है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ OPC की। अब आपने कैसे फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, गिविंग सेपरेट नेम। सबसे पहले तो आपको अलग से एक नाम देना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ OPC इज चूजन, हमें नाम चूज करना पड़ेगा। कंपनी बिजनेस इज रन इन द नेम। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंपनी का जो नाम है, क्योंकि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो उसे एक नाम देना पड़ेगा। मेंबर का नाम अलग है, कंपनी का नाम अलग होगा। ठीक है, ऑल्सो द कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी इज फॉर्म्ड विद द स्टेज ऑफ OPC। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन रही है, एक नया बंदा बन रहा है, नया पर्सन बन रहा है, तो उसका नाम तो अलग होगा ही मेंबर से। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी, ये भी कंपलसरी है। इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ OPC का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके 6 क्लाउजेस होते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगर OPC है तो उसके 7 क्लाउजेस होते हैं। ठीक है, उसमें एक क्लाउज और ऐड हो जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी। ठीक है, कितने 1 पर्सन इज डिक्लेयर एज अ नॉमिनेटेड पर्सन, एक पर्सन को नॉमिनी बना दिया जाता है उस कंपनी का। रिटन कंसेंट ऑफ नॉमिनेटेड पर्सन शुड बी देयर ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और वो वहाँ पे फॉर्म में लिखा जाएगा, वो जैसे कि हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसी तरह से वो फॉर्म में लिखा जाएगा सेपरेटली। इट इज़ सबमिटेड टू द रजिस्टर ऑफिस में, ये सबमिट किया जाएगा अलॉन्ग विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ। ठीक है, और जैसे आपके दो जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम, उसके साथ एक और डॉक्यूमेंट अटैच किया जाएगा। ठीक है, द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी इज टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ OPC। ठीक है, अगर 1 पर्सन की किसी भी कारण डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो पर्सन जो कंपनी है उसकी कॉन्टिन्यूटी जो है वो क्या रहे, बनी रहे। नेक्स्ट है बियरिंग OPC विद द नेम। ठीक है, जो आपने OPC बियर करनी है, ठीक है, वो किस नाम से करनी है, किसी भी पर्टिकुलर नाम, जैसे कि ABC, ठीक है ना, कंपनी का नाम है 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पर्सन कंपनी, या फिर जैसे कि रिलायंस 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, तो नाम के पीछे क्या आ जाएगा, OPC आ जाएगा। ठीक है, बियर करना है आपने, ये कंपल्शन है। नेक्स्ट है डिपॉजिटिंग डॉक्यूमेंट्स। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करने पड़ेंगे रजिस्टर ऑफिस में, कंपल्सरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और रिटन कंसेंट ऑफ नॉमिनेटेड पर्सन, 3 डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद जैसे ही आप ये सबमिट करोगे सर्टिफिकेट, आप जो रजिस्ट्रार जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, पहले तो इसको सबमिट कर देंगे आप। ठीक है, फिर रजिस्ट्रार इसकी वेरिफिकेशन करेगा, जब वो फुली सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है, उसे लगेगा कि ये सारी जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं, फिल किए हुए हैं, वो सारे ठीक हैं। ठीक है, तो वो अपनी जितनी, जब रजिस्ट्रार आपकी सारी फॉर्मेलिटी से, ठीक है ना, सेटिस्फाइड हो जाएगा, जो भी आपने कंप्लीट किए हैं, तब आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब आपका जो कंपनी है वो क्या होगी,
गई है, इनकॉर्पोरेट हो गई है। इनकॉर्पोरेट का मतलब रजिस्टर हो चुकी है, ठीक है। अब आप कंपनी में काम कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद है एडवांटेजेस। ओपीसी की क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटीज़। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप में देखते हैं, वहाँ पे लाइबिलिटीज़ क्या थी? अनलिमिटेड, जिसके कारण लोग इसको छोड़ के, लोग जो हैं वो ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप में आना ही नहीं चाहते, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है? आपको लिमिटेड लाइबिलिटीज़ की क्या मिल गई है? सहूलत मिल गई है। तो ओपीसी हैज़ द क्वालिटी ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ने द लाइबिलिटी ऑफ इट्स ओनली मेंबर इज़ लिमिटेड अप टू द कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अच्छा अल्टरनेटिव है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी के कारण रिस्की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ओपीसी इज कमिंग अप टू इट्स गुड अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट है सोल शेयर होल्डर। एक ही शेयर होल्डर है, एक ही पैसे लगा रहा है, तो सारा क्रेडिट, सारा प्रॉफिट किसकी जेब में जाएगा? एक ही पर्सन की जेब में जाएगा। नेक्स्ट है सोल डायरेक्टर। उसको काम करने वाला डायरेक्टर भी एक ही है, डायरेक्शन भी एक ही पर्सन देगा, उसे को किसी की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंसेंट नहीं करेगा किसी के साथ, खुद ही हर एक जो है डिसीजन ले लेगा, ठीक है। देयर इज़ जनरली वन डायरेक्टर इन ओपीसी है, ही हिमसेल्फ टेक ऑल द डिसीजंस विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ मैनी पीपल। नेक्स्ट है मोर लॉजिकल है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ये अच्छा लॉजिकल है। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज मोर लॉजिकल है। इन इट ऑन द वन हैंड द ड्रॉबैक ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हैज़ बीन रिमूव्ड, ठीक है। इसमें सारी जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आपको लिमिटेशंस थी, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे बड़ी लिमिटेशंस क्या थी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वो रिमूव हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज थे, वो दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज़ मोर लॉजिकल है, ठीक है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है इसने कि ये लॉजिकल है। इन इट ऑन द वन हैंड द ड्रॉबैक ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हैव बीन रिमूव, ठीक है। एक तरफ तो इसने जितने भी उसके ड्रॉबैक थे वो सारे ख़त्म कर दिए। एंड ऑन द अदर हैंड नाउ देयर विल बी नो नीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन द रॉन्ग मैनर, रॉन्ग मैनर का मतलब क्या था? एक पर्सन तो था ही, अब एक आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, पर्सन एक और लगाना पड़ेगा अपने साथ, चाहे वो मिनिमम शेयर्स के साथ ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई रॉन्ग मीन भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद है एंटर इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। दूसरी बात, अब जो सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, वो किस सेक्टर में आ गया? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आ गया है, ठीक है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है अपने, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इसके पास एक तो मीन्स बढ़िया हैं, सोर्सेस बढ़िया हो गए हैं, ठीक है। वो उसको इतनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू प्रोवाइड कर सकता है सैलरीज, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी है प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी द अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस यूनिट टू एंटर एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दिस अपॉर्चुनिटी विल एनेबल देम टू गेट द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के सारे बेनिफिट वो ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस क्या हैं ओपीसी की। फर्स्ट क्या है? मोर फॉर्मेलिटी। सबसे बड़ी बात तो फॉर्मेशन की है, ठीक है। अब देखो, जब लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ जाए तो कितना टाइम ले लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि फॉर द फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें टाइम और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप में देखें तो उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन करो, पब्लिक में तो आप जितना मर्जी कलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे तो मेंबर्स की कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन रिसोर्सेज क्या होते हैं? कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड डिसीजंस, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 1% डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्ट कौन कर सकता है? करता है एक ही पर्सन करता है, पर कभी भी कोई एक पर्सन इतना ज़्यादा बढ़िया पर्सन नहीं होता, ठीक है, इतना कैपेबल नहीं होता कि वो सारे तरह के डिसीजंस एक पर्सन खुद ले सके, ठीक है। तो ये भी इसकी लिमिट। जनरली डिसीजंस आर टेकन ओनली बाय 1%, ठीक है। जनरली आमतौर पर ये सारे डिसीजन कौन लेता है? एक ही पर्सन लेता है। सो देयर इज़ ऑलवेज एन एप्रीहेंशंस ऑफ देयर बीइंग अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो कई बार उससे गलत डिसीजन ले हो जाते हैं, वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। वो ऐसे नहीं हो सकता कि एक पर्सन फाइनेंशियल हैं, प्लानिंग भी अच्छी कर सके, मार्केटिंग में भी अच्छा हो, मैनेजमेंट में उसकी मैनेजमेंट इतनी सुपीरियर है कि वो हर एक डिसीजन जो है वो अच्छे से ले सकता है, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ अनबैलेंस्ड रह जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट
यहाँ पे देखो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो स्टेटस है, स्टेटस ऑफ 1% कंपनी जो है वो इक्वल टू किसके बराबर है, प्राइवेट कंपनी के। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्टिंक्शन करते हुए देख लेते हैं उसके बारे में भी। फर्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013। ठीक है, और पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। और अगर हम 1% कंपनी में देखें तो वहाँ पे तो सिर्फ एक ही मेंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है नेम, इट इज़ नेसेसरी टू ऐड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, इसको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, और पब्लिक कंपनी के लिए लिमिटेड वर्ड। ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए कि उसकी लायबिलिटीज़ लिमिटेड है। और अगर हम 1% कंपनी की बात करें तो 1% कंपनी जो है उसको क्या लिखना पड़ता है अपने नाम के पीछे, 1% कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इसमें कितने होते हैं, कम से कम 2, इसमें कम से कम 3 और ओपीसी में तो कम से कम 1 ही होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है इनविटेशन टू पब्लिक, जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी जो है वो इनवाइट कर सकती है। ठीक है, टू परचेज शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीदने के लिए। ठीक है, वो इशू करती है और लोग उसके शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद लेते हैं। ठीक है, और ओपीसी में भी ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, वो भी अपने शेयर्स और डिबेंचर पब्लिक को नहीं बेच सकती। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब देखो जो प्राइवेट कंपनी है उसे नो फ्रीडम है टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ठीक है, वो अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, पर पब्लिक कंपनी अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है, उसके शेयर फुली ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है, ओपीसी भी रिस्ट्रिक्टेड है, वो भी अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, अब जब आपने लोगों से शेयर मंगवाने ही नहीं हैं, ठीक है, आपने ऊपर देखा है कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जब आपने लोगों से पैसा ही नहीं मंगवाना तो प्रोस्पेक्टस इशू करके क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करने हैं, और यहाँ पे असेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट भी होती है कि जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो 90% जो आपके शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब्ड हो जाने चाहिए। अगर आपके शेयर 90% सब्सक्राइब्ड नहीं होते तो आप कंपनी शुरू नहीं कर सकते, कंपनी की रजिस्ट्रेशन नहीं होती। ठीक है, तो इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस किस केस में असेंशियल है, ज़रूरी है, पब्लिक में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, बट इट इज़ असेंशियल टू इशू स्टेटमेंट और ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इन द एब्सेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड सेंड इट टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, तो कहते हैं प्रोस्पेक्टस इशू करना ये कंपनी के लिए असेंशियल है, ज़रूरी है। और अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रहे तो आप उसकी जगह क्या करोगे, इशू इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, जो एक डॉक्यूमेंट होता है जो इक्वल टू समझा जाता है प्रोस्पेक्टस के। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है स्टैट्यूटरी मीटिंग्स। यहाँ पे तो है कि प्राइवेट कंपनी के केस में तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कॉल करने की स्टैट्यूटरी मीटिंग। ठीक है, पर पब्लिक कंपनी के केस में असेंशियल है, ज़रूरी है, आपने कॉल करनी ही करनी है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ओपीसी के केस में देखें तो वहाँ पे भी नहीं ज़रूरी है, हमें लिखा हुआ था। ठीक है, हमने पढ़ा था यहाँ पे कि ये जो पब्लिक है एनुअल जनरल मीटिंग जो है, ठीक है, ओपीसी के केस में एग्जम्प्टेड है। क्यों एग्जम्प्टेड है, क्योंकि वन ही शेयर होल्डर है। ठीक है, वो किसके साथ मीटिंग करेगा, तो यहाँ पे ये क्या है, कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद है राइट ऑफ गिविंग लोन टू द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को अगर आपने लोन देना है, पैसे देने हैं, ठीक है, तो उसके लिए ओपीसी के केस में भी और प्राइवेट कंपनी के केस में आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर पब्लिक केस में आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल होगी। ठीक है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रूव करेगी कि हाँ आप लोन दे सकते हो डायरेक्टर को, तो दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ मेंबर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है इंडेक्स बनाना इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी और ओपीसी कंपनी। ठीक है, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट इज़ मस्ट। ठीक है, अगर आपके मेंबर्स मोर देन 50 हैं, ठीक है, एक्सीड टू 50 हो जाए मेंबर, तो आपको इंडेक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, और ये पब्लिक कंपनी के केस में कितनी है, 1 लाख रुपये, और प्राइवेट केस में कितनी है, 5 लाख रुपीज़। ठीक है, और ओपीसी के केस में भी सेम 1 लाख रुपीज़ ही है। ठीक है, तो ये हमारा इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।